फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। और यहाँ पे कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज में अभी हमने पॉलिटी जीएस का एक सीरीज शुरू की है, जिसमें हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था जब ये कॉन्ट्रैक्ट निकल के आया। ठीक है, तो अब मैं आज के कंटेम्प्रेरी टाइम में आता हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पज क्या होता है, उसे एक जनरलाइज वे में आपको समझाऊंगा। जनरलाइज का मतलब हम किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे नहीं जाएंगे, हम दुनिया के सारे कॉन्स्टिट्यूशन को इस समय टारगेट करते हुए ये दिखाएंगे कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे वर्क करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग होती है। ये इस लेक्चर सीरीज में होगा। तो फ्रेंड, अब देर न करते हुए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन मकसद क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या वर्क करता है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सबसे पहला वर्क होता है ना, ये है कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका पहला जो वर्क है ये है एश्योरेंस एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, देखिए इसका मीनिंग क्या है। एक्चुअल में ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन, आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक सोसाइटी में होता है, किसी एक सोसाइटी में स्टेट बनता है। ठीक है, कोई एक सोसाइटी मतलब इसकी पॉपुलेशन होगी तभी तो स्टेट बनाएंगे। अब इस सोसाइटी में बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, ये इनबिल्ड है, कोई भी सोसाइटी होमोजीनस नहीं होती। वो कितना भी सुपरफिशियली आपको दिखेगी, लेकिन कोई भी सोसाइटी होमोजीनस नहीं होती। होमोजीनस का मतलब जिसमें एक जैसे लोग हों। जैसे यूरोप के कई सारे कंट्री, जैसे पोलैंड में हर कोई पोलिश है, इटली में हर कोई इटालियन है, स्पेन में हर कोई स्पेनिश है, जर्मनी में हर कोई जर्मन है, वो आपको होमोजीनस दिखती है। लेकिन अगर उसे आप माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो होमोजेनिटी नहीं होती है, या हेट्रोजेनिटी होती है, या डाइवर्सिटी होती है। इसे कैसे हम समझेंगे, इसको इस तरीके से देखिए कि जैसे जो जर्मन हैं तो वो जर्मन अलग अलग लोग हैं। जैसे कोई जर्मन जो है लेबर है, कोई जो है प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई स्टूडेंट है, कोई मेल फीमेल अलग अलग हैं। तो हर किसी का जो इंटरेस्ट होता है ना वो अलग अलग होता है। अगर कोई डिसीजन वहाँ पे लेना है तो हर किसी का अलग अलग वहाँ पे डिमांड होगी। वहाँ पे मिडिल क्लास होगा, अपर क्लास होगा, लोअर क्लास होगा। तो कोई भी अगर डिसीजन आप लेने जाएंगे तो वहाँ पे उनके इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। यानी वो जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है वो मल्टीपल लेवल की डाइवर्सिटी होती है। ठीक है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है, इसकी वजह से उनके डिफरेंट जो हैं इंटरेस्ट हैं। ठीक है, और उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इनकी अपनी एस्पिरेशन होती हैं कि एक्चुअल में हमारे हिसाब से काम हो। ठीक है, उनकी अलग उम्मीदें होती हैं। तो अब इस तरीके से हर सोसाइटी में ये चीज़ है। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम आए तो इंडिया में क्या है, इंडिया में आप देखते हैं कि डिफरेंट एथनिसिटी के लोग हैं। कोई बंगाली है, कोई तमिल है, कोई मराठी है, गुजराती है ना। ये डिफरेंट एथनिसिटी है, डिफरेंट रिलीजन है, जेंडर है, क्लास है, कास्ट है, बहुत सारे, मतलब एक बंच है बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इंटरेस्ट ग्रुप का। लेकिन सबकी मजबूरी है कि सबको रहना तो यही है। कहीं भी कोई कितनी डाइवर्सिटी हो, वो देश को छोड़ के ऐसा तो ऑप्शन नहीं कि हम चले जाएं, और जाएं भी तो कहाँ, कहीं भी जाएंगे तो एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, हर बार आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। नेचर का इनबिल्ड जो है, नेचर में ही ऐसा होता है, प्रकृति में, कि हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, लिविंग में डाइवर्सिटी है। तो यहाँ भी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, और इन डाइवर्सिटी को एक साथ रहना है। तो एक साथ वो तभी रह सकते हैं जब उनके बीच कोऑर्डिनेशन हो, मिनिमम चीज़ों को लेके कोऑर्डिनेशन हो,
तो एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन का मेन काम क्या होता है कि कुछ मिनिमम शर्तों पे, ठीक है, कुछ मिनिमम शर्तों पे वो आपस में कोऑर्डिनेट करें। जैसे इस बात को कुछ इस तरीके से समझिए कि हम कुछ क्वेश्चन जो है, अगर ये जो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, जो ये डाइवर्सिटी वाला है, इनके सामने अगर कुछ एक क्वेश्चन हम रखें तो उस क्वेश्चन पे अगर इनसे पूछा जाए, इन सारे ग्रुप वालों से पूछा जाए कि इनकी ओपिनियन क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर इन सब से पूछा जाए कि जो ये सारे लोग हैं, ये किसी भी लोकेलिटी में आप ले सकते हैं, तो अगर इनसे पूछा जाए कि क्या कोई रेलवे का प्रोजेक्ट बने या हेल्थ का प्रोजेक्ट बने, तो कुछ लोग बोलेंगे नहीं हेल्थ पे ज़्यादा खर्चा होना चाहिए, कुछ बोलेंगे रेलवे पे। अब अगर ऐसे ही पूछा जाए क्या प्राइवेट सेक्टर का ओनरशिप ज़्यादा हो या गवर्नमेंट सेक्टर का, तो कुछ लोग प्राइवेट को फेवर करेंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट को फेवर करेंगे। तो दो अलग टाइप के ओपिनियन वाले लोग जो है यहाँ साथ साथ रहते हैं। अब इनको साथ रहना इनकी मजबूरी है, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सोसाइटी से अलग रहे, क्योंकि जो सोशल लाइफ है ना उसमें हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। ठीक है, ये आप अपने सराउंडिंग में देखिए, आप किसी न किसी तरीके से अगर आप किसी सोसाइटी में हैं तो डिपेंडेंट हैं। तो अगर उस पर डिपेंडेंट हैं तो आप एक लेवल से ज़्यादा उसे खींच नहीं सकते हैं, उस रिलेशनशिप को खींच नहीं सकते, एक तरफा नहीं कर सकते कि सिर्फ हमारी बात मानी जाए या सिर्फ उनकी बात मानी जाए। तो यहाँ पे एक दूसरे का लोग नेगोशिएशन करते हैं, मतलब कुछ कंसेशन हम देते हैं और कुछ कंसेशन हम पाते हैं। ठीक है, कुछ हमें बदले में चीज़ें मिलती है, बार्गेनिंग चलती है, और उस बार्गेनिंग से इनका पीसफुल एग्जिस्टेंस होता है। इस बात को हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जैसे वो आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, जैसे जो लेबर क्लास है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्टिंग आइडिया में होंगे। जैसे लेबर चाहेगा कि उसकी वेज बढ़ाई जाए, मिनिमम चीज़ें उसे प्रोवाइड की जाए, और इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि जो लेबर ला हैं वो ज़्यादा इजी हों ताकि उसे बर्डन कम पड़े। तो अब जो कोई इन दोनों के बीच कभी डिस्कशन होगा तो वो अगर दोनों अपने अपने डिमांड पे रह जाएंगे तो डिस्कशन किसी भी फाइनल पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा, एक डेडलॉक बन जाएगा। वो फाइनल पॉइंट पे पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों तरफ से, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो लेबर क्लास है, वो दोनों तरफ से वो लोग बार्गेन करें, दोनों तरफ से वो कुछ कंसेशन दें और कुछ बेनिफिट को उठाएं। तो इसी चीज़ को यहाँ कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस वाले कोऑर्डिनेशन और एश्योरेंस के फंक्शन को बताया गया है। इसे कुछ ऐसे समझिए कि जैसे हमारे यहाँ जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिफरेंट लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रुप थे, जैसे कुछ ट्राइबल लोगों को, कुछ माइनॉरिटी को, कुछ प्रिंसली स्टेट को, कुछ नेशनलिस्ट थे, कुछ सोशलिस्ट थे, है ना, अलग अलग इंटरेस्ट को, कुछ फीमेल्स भी थी। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जो है डिप्रेस क्लास जो था, एससी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये सारे लोग जो अलग अलग उसके थे, इन्होंने वहाँ पे जो डिस्कशन हो रहे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो इन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट किया। कोऑर्डिनेट कैसे किया कि कुछ मिनिमम शर्तों पे ये राजी हो गए। जैसे आप देखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को आप डिबेट उसमें पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कई बार लोगों की ओपिनियन बहुत कंट्राडिक्टरी होती थी, एक दूसरे के बहुत अपोजिट होती थी। फिर उस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए दोनों एक दूसरे को कुछ न कुछ कंसेशन देते थे और कुछ न कुछ उन्हें बेनिफिट मिलता था। ठीक है, अब ये जो कंसेशन और बेनिफिट है, यानी जो मिनिमम रूल है, इस मिनिमम रूल पे हर कोई अगर एग्री होता था तो वो रेजोल्यूशन पास मान लिया जाता था। जैसे इसी केस में अगर हम लें तो जो कोऑर्डिनेशन के लिए कोई मिनिमम एक गाइडलाइन रख दी गई कि ये मिनिमम चीज़ सबको मिलेगी। जैसे एक राइट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है कि हर किसी को वोट करने का राइट है। ठीक है, इससे पहले जब इस बात को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया जा रहा था तो उसमें बोला गया कि
हर किसी को ये राइट नहीं दिया जाए, जैसे कुछ लोगों की ओपिनियन थी, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ऐसा होता, जैसे दूसरे जो देश थे वहाँ पे क्या हुआ कि पहले प्रॉपर्टी वालों को मिला, ठीक है, फिर इसके बाद जो मज़दूर थे उनको मिला, बहुत बाद में औरतों को मिला, और बहुत बाद में जो ब्लैक पॉपुलेशन थी उसको मिला। लेकिन हमारे यहाँ जो ये एक बार में दे दिया, क्योंकि हमने हिस्ट्री देखी थी, तो जाहिर सी बात है जब वहाँ पे इस तरीके से